हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस सेशन में हम 12 अप्रैल 2025 के इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग टैरिफ। एग्जैक्टली ये अभी अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और टैरिफ के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है टैरिफ क्या होता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज टैरिफ। रिसेंटली यूएसए ने, अमेरिका ने हर अपनी एली कंट्री के साथ, ट्रेडिंग पार्टनर के साथ कुछ टैरिफ्स लगाए हैं। टैरिफ वॉर वी कैन से दैट। ओके, सो स्पेशली फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, ठीक है, मैक्सिको, कनाडा और भी बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ ऐड किए हैं, यानी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैरिफ। नंबर 1, सबसे पहले हमें करेक्ट के बारे में पता करना है। सबसे पहला रूल हमारा यही होता है, करेक्ट के बारे में पता करना है। ये पता कर लेते हैं कि यहाँ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कहीं बार यहाँ एग्जाम्स में इनकरेक्ट वर्ड भी आ जाता है, तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। अ टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। रिमेंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, दो चीजों पर हमें डाउट है कि यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर ही लगता है या एक्सपोर्ट के ऊपर भी लगता है, पहली चीज। दूसरी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है या किसी एक ही के ऊपर लगता है। फाइन, ठीक है, ये हमारे दो डाउट पॉइंट हो गए यहाँ पर। कलेक्टेड एट कस्टम्स, कस्टम्स ही इसको कलेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो कस्टम पर ही इसको कलेक्ट किया जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ इज, रेसिप्रोकल टैरिफ, अब टैरिफ का एक टाइप आ गया। रेसिप्रोकल टैरिफ इज अप्लाइड टू गुड्स सोल्ड बिलो FMV फेयर मार्केट वैल्यू टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं। ये गुड्स के ऊपर ही लग रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। टैरिफ्स आर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन मार्केट, ये एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड है। टैरिफ्स इंपोज किए जाते हैं ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें, उन्हें बचा सकें फ्रॉम फॉरेन मार्केट। एग्जैक्टली, थर्ड पॉइंट तो यहाँ पर करेक्ट है, ये तो हमें पता है। डी तो यहाँ हो जाता है गलत। एंटी डंपिंग टैरिफ, anti-dumping tariff, this is again a type of tariff enforced in response to similar duties levied by country। सी यहां पर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। यहां गड़बड़ ये हो गया, रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप भी उसके साथ कुछ वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। एनफोर्स्ड इन रेस्पॉन्स टू सिमिलर ड्यूटीज। मुझे लगता है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर दिया गया है, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर दिया गया है। एंटी डंपिंग का मतलब समझिए, अगर कोई कंट्री, इफ एनी कंट्री, ठीक है, अगर कोई भी कंट्री अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर किसी दूसरी कंट्री में डंप कर देती है, किसी दूसरी कंट्री में क्या कर रही है, डंप कर रही है, जस्ट टू destroy the other countries market, for example we can take the example of India versus China। चाइना ने इंडिया में टॉयज मार्केट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्रैकर्स, फटाकों के बाजार को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और हमारी कंट्रीज में हमने इंपोर्ट करना शुरू किया। हमारी कंट्री ने इसके बदले में एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाना शुरू किया उनके ऊपर। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये हो रहा है, अगर कोई कंट्री आपकी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट डंप करती है एक लोअर प्राइस, देन वी कैन कॉल इट डंपिंग प्रोसेस। और इस डंपिंग प्रोसेस को कम करने के लिए हम एंटी डंपिंग टैक्सेस लगाते हैं। यहां पर भी एंटी डंपिंग टैरिफ्स हैं। 2 and 4 आर रॉन्ग। 2 and 4 आर रॉन्ग, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट हियर। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये गलत हो जाता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं। अ टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, ये इंपोर्ट पर लगता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लगता है। फाइन, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये चारों, ठीक है, इन चारों को अच्छे से समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को देखो तो हेडिंग और करेक्ट इनकरेक्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे डिसीजन लीजिएगा। चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखिए यहां पर भी करेक्ट वर्ड आया।
इट रिप्लेस द मोटर व्हीकल एक्ट 1939, बिल्कुल हो सकता है। इट क्रिएटेड मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल, बिल्कुल इस एक्ट के तहत हमने मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल को अडॉप्ट किया था, फाइन। सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन इन द मैटर्स विच कंसर्न द मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। सी, यहां मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सिविल कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन, समझिए इस बात को। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में किसी कानून के तहत, किसी एक्ट के तहत अगर हमने कोई ट्रिब्यूनल बना दिया है, उसका पर्टिकुलर एक कोड बना दिया है, ठीक है, तो हमने यहां पर एक पर्टिकुलर कोड बना दिया इसका, देन वाई सिविल कोर्ट? तो फिर हमें सिविल कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? फाइन, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स यहां देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये और ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला हम सही करते हैं, सेकंड और थर्ड में से कोई एक सही होगा, तो सेकंड और थर्ड एक साथ नहीं आ सकते, फाइन। द अपील्स अगेंस्ट द क्लेम ट्रिब्यूनल विल लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्लेम ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ये सी, अगर हम यहां पर भी अगेन बात करें तो वैसे ही हमें यहाँ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये वैसे भी गलत हो गया फोर्थ वाला। अब 1 और 2 और 1 और 3 में से कोई एक होगा। सो मुझे लगता है कि अगर क्लेम ट्रिब्यूनल की बात की जाए, ठीक है, अगर क्लेम ट्रिब्यूनल की बात की जाए, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल की बात की जाए, तो सिविल कोर्ट्स का कोई मसला यहाँ आना ही नहीं चाहिए, फाइन। सो मेरे हिसाब से 1 और 2 इसमें करेक्ट होना चाहिए। ए देखिए 1 और 2 इसमें करेक्ट है। इसने रिप्लेस कर दिया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसने मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को कहीं ना कहीं एक नया रूप दिया है, ओके, रीबर्थ हुआ है यहाँ पर इनडायरेक्टली। आप मान लीजिए मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट्स डू नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन। अपील्स अगेंस्ट द क्लेम ट्रिब्यूनल विल लाई बिफोर द हाई कोर्ट, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे ही बहुत सारा काम है सर, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हमने हाई कोर्ट को काम दिया है, ये टास्क याद रखिएगा, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is appointed as the new deputy governor of RBI? Who is appointed as a new deputy governor of RBI? Poonam Gupta, Shashikant Das and Sanjay Malhotra. So I think Poonam Gupta is here. ठीक है, शशिकांत दास ऑलरेडी हैं और संजय मल्होत्रा भी हमारे डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एमएसएमई पॉलिसी। एमएसएमई पॉलिसी की बात करें तो रिसेंटली एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में थोड़ा अगेन बदलाव किया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट विच कैम इनटू फोर्स इन 2006, एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। एमएसएमई जो एक्ट था कहीं ना कहीं ये 2006 में एंटर हुआ था। फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 करोड़ टू 2.5 करोड़। माइक्रो के लिए 1 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया है, ठीक है। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा, 2 टाइप की लिमिट होती है, 2 से 3 टाइप की होती है। एक इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है, एक टर्नओवर की लिमिट होती है। टर्नओवर क्या होता है सर? टर्नओवर यानी आपका डेली का सेल कितना चल रहा है, आपका मंथली का सेल कितना चल रहा है, ठीक है, उसे टर्नओवर कहेंगे हम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है, आप कितना पैसा लगा रहे हो इनिशियली, ओके, बिजनेस स्टार्ट करने में हम कितना पैसा लगा रहे हैं, दैट इज ये। सो माइक्रो इन्वेस्टमेंट की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 2.5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 25 करोड़, और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 50 करोड़ से 125 करोड़ की बात की गई है यहाँ पे। सो देखते हैं, चलिए इसके बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट कहे हैं इन्होंने। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो गए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। ये एक आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, न्यू एमएसएमई आर्टिकल, डेफिनेशन स्पेल्स मोर बिजनेस एंड बिगर बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। इस आर्टिकल में जनरली इसी चीज़ की बात करी गई है कि जो न्यू डेफिनेशन आई है एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसी के बारे में बात की गई है। तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा, ज़्यादा टैक्स में बचत होगी, ठीक है। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया, 1 से 2.5 करोड़ माइक्रो के लिए हो गया, 10 से 25 करोड़ स्मॉल के लिए हो गया, और 50 से 150 करोड़, 50 से 125 करोड़ ये हो गया मीडियम एंटरप्राइज के लिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के लिए याद रखिएगा 1 से 2.5 करोड़ माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 10 से 25 करोड़,
ठीक है, इसमें इंटू 10 कर दीजिएगा, 10 से 25 करोड़ हो जाएगा, और फिर 50 से 125 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। इससे पहले इसका नाम फेरा था, फेरा को रिप्लेस करके हमने एक न्यू आइडेंटिटी दी है फेमा के नाम से। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द की ऑथोरिटी अंडर फेमा, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रही है सर। आरबीआई इज द ओनली ऑथोरिटी हु कंट्रोल्स रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट, ठीक है। यहां पर हमें इनकरेक्ट का पता लगाना है, सी अभी हम गलत कर बैठे होते इसको, फाइन। सो अगर सही की बात करें तो फर्स्ट वाला सही हो गया। द फेमा 1919 केम इनटू फोर्स इन जून 2000 रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल करेक्ट है। फेमा गवर्न्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ foreign exchange transaction in India including acquisition, holding of foreign exchange, payment and settlement of foreign exchange transaction, export import of currency। I think यहाँ पर all of the correct आएगा, ठीक है। यहाँ पर incorrect नहीं होगा, यहाँ पर correct होगा, fine। यहाँ पर तीनों सही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। आरबीआई इसको लीड करता है, आरबीआई इसकी एक नोडल एजेंसी हो जाएगी, ठीक है। फेमा जो है 1999 में आया है और इसका इफेक्ट 2000 में किया गया था हमने, और इसने फेरा को 1973 को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर देखे जाते हैं, पहली चीज जिसमें एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ करेंसी। सी कई बार हम हमारे पास भी फॉरेन करेंसीज रखते हैं, अगर कुछ लिमिट से ज़्यादा फॉरेन करेंसी अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो भी फीमा एक्ट के तहत ही आएगी सर, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। एफटीएस के बारे में बात की गई है, इंडिया का यूएसए के साथ और हमारा कई सारी कंट्रीज़ के साथ एफटीएस चल रहे हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, और हम हर बार प्रयास करते हैं किसी न किसी कंट्री के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते रहें, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इसी से रिगार्डिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग हमें बात करनी है और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट का हमें पता लगाना है, फाइन। चलिए बहुत बढ़िया। दीज आर कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड डील्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, सी यहाँ पर 2 और मोर कंट्रीज लिखा हुआ है, फाइन। एम्ड एट रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स, सी दिस इज टोटली फॉर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर जो डील्स होती है वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, किसी और पर्पज से नहीं होती है सर, फाइन। टू एट रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, such as tariffs and import export restrictions, fine। Second, FTA cover trade in goods only, see जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आपको देखने को मिले आपको अलर्ट मोड में आ जाना है, ठीक है, बी अलर्ट, आपको अलर्ट हो जाने का है। फाइन, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। सो एफटीए कवर ट्रेडिंग गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है क्या, एफटीए सर्विसेज की बात नहीं करेगा? चलिए देखते हैं। कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियंस आर टाइप्स ऑफ एफटीएस। बिल्कुल, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक मार्केट, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियंस, ये एफटीएस के टाइप्स हैं। इवन इससे अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर ओनली 1 और 3 है, बी यहाँ पर जो हो गया सर गलत हो गया, फाइन। एफटीएस ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज में भी डील करता है। देखिए, इंडिया आइज स्टिचिंग एफटीएस इन टेरिफ पॉज, ठीक है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। इंडिया के जो जितने भी कहीं ना कहीं एफटीएस हैं उनके बारे में यहाँ बात की है। इंडिया यूएसए के साथ ट्राई कर रहा है कहीं ना कहीं एफटीएस करने के लिए, ठीक है। चलिए तो थोड़ी इधर भी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन एफटीए की बिल्कुल सही है कि हम किसी कंट्री के साथ डील करते हैं। इसमें एफटीए का मतलब समझिएगा कोई 2 कंट्री ही नहीं, 2 से ज़्यादा कंट्रीज भी आपस में मिलकर एक एफटीए ट्राई कर सकते हैं, फाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेरिफ कंसेशन मिलता है यहाँ पर या फिर हमें नॉन टेरिफ बैरियर्स कम कर दिए जाते हैं। एफटीएस की बात करें तो एफटीएस ट्रेड इन गुड्स और एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है। गुड्स में अगर बात करें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए यहाँ पर, फाइन। और सर्विसेज की बात करें तो बैंकिंग, आईटी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज यहाँ पर हो गई। एफटीएस के अगर टाइप्स देखेंगे आप, एडवांस एफटीए में इंक्लूड, अब एफटीए के अंदर क्या क्या आता है आजकल नए नए,
जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर भी एफटीएज होता है, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एंड कंपटीशन पॉलिसी के रिलेटेड भी एफटीएज होते हैं, ठीक है। थोड़ी और एफटीए के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल दी है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दीज आर सम 1 2 3 एंड टोटल 5 टाइप्स ऑफ एफटीएज, ठीक है। देखते हैं। पार्शियल स्कोप एफटीए होता है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट इकोनॉमिक यूनियन। एक बार आप इनको डिटेल में पढ़िएगा, हमारे पास थोड़ा समय का एक इशू है, ठीक है। सो एक बार आप इन्हें डिटेल में पढ़िएगा, अगर कोई इशू आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, मैं इनके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगा। फाइन, चलिए। मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंडिया के साथ, इंडिया ने अदर कंट्री के साथ किया हुआ है, इंडिया एशियान एफटीए, इंडिया साउथ कोरिया सेपा, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में सेपा होता है, ठीक है। और इंडिया यूके के बीच में और इंडिया ईयू के बीच में प्रपोज्ड एग्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। सीबीआईसी के बारे में बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में बात करें, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है, फाइन, ओके। सो सीबीआईसी की बात करें, सीबीआईसी अर्स्टवाइल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, पहले एक्साइज एंड कस्टम के नाम से था, अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से हो गया है एंड कस्टम के नाम से हो गया, फाइन। इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या दिस वन इज करेक्ट हियर, फाइन। CBIC administers all the indirect tax related matters in India. CBIC administers all the indirect tax related matters. Yeah, this one is correct here. जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मैटर होंगे वो सारे सीबीआईसी चेक करेगा, बिल्कुल, नो डाउट, दिस वन इज करेक्ट अगेन। इट कवर्स रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सीपोर्ट, कस्टम हाउसेस सेज, बिल्कुल, जितने भी डोमेस्टिक हो गए एयरपोर्ट्स हो गए, वेट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर एक गलत पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना चाहिए। सी पोर्ट सही है, कस्टम सही है, कस्टम हाउसेस सही है एंड सेज सही है, इन सभी जगह पर कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं हमें। सेकंड चीज़ यहाँ पर, चलिए देखते हैं एक बार इसके बारे में। मुझे लगता है इसमें ओनली 1 और 2 सही होना चाहिए, ए करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर ए सही है, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ चुके हैं, ठीक है। ये डोमेस्टिक के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं ये कस्टम्स का काम हो जाता है अगेन, ठीक है। सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स के मैटर्स ये सॉल्व करेगा। देखिए, कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, इनका काम क्या क्या है देख लेते हैं। ये पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, कस्टम का पैसा ये कलेक्ट करेंगे सर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये कलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी भी ये कलेक्ट करेंगे, आईजीएसटी, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी, नारकोटिक्स टू द एक्सटेंड अंडर सीबीआईसी's परव्यू। सो देखा जाए तो इनका काम बहुत वास्ट एरिया पर फैला हुआ है, ठीक है। मैटर्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है। कस्टम ड्यूटी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पर इट कवर्स कस्टम रेवेन्यू, यहाँ पर एक वर्ड आना चाहिए ना, कस्टम रेवेन्यू। अगर ये वर्ड आ जाता तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। कस्टम रेवेन्यू होता क्या है? सी, कस्टम को आप समझिए, कस्टम अपने आप में एक ब्रांच है, ठीक है, एक ऑफिस है। कस्टम का काम क्या होता है? कस्टम का काम है जब बाउंड्री से कोई हमारी नेशनल बाउंड्री से कोई हमारी बाहर या एंटर करता है, बाहर जाता है या अंदर आता है, तो उसके पास से हमें कुछ टैक्स वसूलना होता है, वो कस्टम्स के अंदर आता है। फाइन, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनेशनल आना चाहिए। सी पोर्ट एक बाउंड्री होगी, कस्टम हाउसेस सेज हो गए, फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ से कस्टम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पोर्ट, कस्टम हाउसेस, इंटरनेशनल एयर कार्गो स्टेशन, इंटरनेशनल इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, फाइन, लैंड कस्टम स्टेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज हो गए यहाँ पर, CFS हो गए, और CBIC ये सारे काम देखता है। RIDF की बात करनी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, सेम अर्बन के लिए भी होता है। पहले RIDF की बात कर लेते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन टू एनेबल देम टू कंप्लीट ऑन गोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, RIDF का काम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन को, जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, उनको ये हेल्प करते हैं लोन प्रोवाइड करने में ऑन गोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। द फंड इज मेंटेन्ड बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नाबार्ड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। नाबार्ड ही इसको टोटली कहीं ना कहीं, नाबार्ड इज अ बैंक, ठीक है, नाबार्ड भी यहाँ पर एक बैंकिंग का काम कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है।
RIDF was set up by the government in 2014 to 15 to finance ongoing rural infrastructure, ठीक है, टू ongoing rural infrastructure project. So RIDF 2014-15 में सेटअप किया गया था. यहाँ मुझे कहीं ना कहीं डाउट है, ठीक है. अगर नाबार्ड को इसकी ड्यूटी दी गई है तो कहीं ना कहीं नाबार्ड तो काफ़ी पहले आ चुका है और उसको ड्यूटी काफ़ी बाद में दी गई है RIDF की. तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट गलत होना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. सो 2 और 3 में से कोई एक सही होना चाहिए. आई थिंक 1 और 2 इज हियर करेक्ट. ओनली 1 इज करेक्ट हियर. सो द फंड इज मेंटेन बाय नाबार्ड. ओके, चेक कर लेते हैं. द फंड इज मेंटेन बाय नाबार्ड दिया, सही तो है. सो यहाँ पर 1 और 2 बोथ आएगा, ए ऑप्शन आएगा एंड 2. फाइन, एग्जैक्टली. तो यहाँ पर ये गलत है. 2014-15 में नहीं लॉन्च किया गया था. RIDF को काफ़ी पहले लॉन्च किया गया था. सी RIDF 1995-96 में लॉन्च किया गया था और इसको मेंटेन करने के लिए नाबार्ड हमारे पास था ही सही, ठीक है. कंट्रीब्यूशन जो है इसका, अच्छा इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, देखते हैं. डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन्स देना स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट ऑन्ड कॉर्पोरेशंस को, ये हमने पढ़ लिया. फाइन. रिपेमेंट की बात करें, लोन टू बी रिपेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इन 7 ईयर्स. 7 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स होगी सर और इक्वल EMI होगी सर. इक्वल EMI होगी 7 साल की, ठीक है. प्लस 2 ईयर्स ग्रेस पीरियड, 2 साल का ग्रेस पीरियड भी दे सकते हैं इफ केस ऑफ अर्जेंसी. अगर कोई इशू आता है तो 2 साल का हम ग्रेस पीरियड भी दे सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये टॉपिक अभी. सो RIDF को याद कीजिएगा. 1995-96 में इसको लॉन्च किया गया था. नाबार्ड इसका नोडल बैंक है. डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक, याद रखिएगा डोमेस्टिक लिखा हुआ है और कॉमर्शियल बैंक लिखा हुआ है, ना कि शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड बैंक भी आ सकता है. UPSC हमसे यही खेलता है. फाइन, बहुत बढ़िया. चलिए, ये एक आर्टिकल आ रहा है रूरल फंड के ऊपर, ठीक है. इसमें RIDF के बारे में कुछ बात की गई थी तो मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना दिया. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग OPEC प्लस. OPEC अलग है और OPEC प्लस अलग है. वैसे दोनों सेम ही हो गए, पहले OPEC था और अब नाम OPEC प्लस पड़ गया, ठीक है. पहले इसका नाम OPEC था, कुछ कंट्रीज को ऐड करने के बाद इसमें OPEC प्लस ये हो गया है, ठीक है. हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है. 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है. ग्रुप ऑफ 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. सी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. ये रेगुलरली मीट करते हैं टू डिसाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल ऑन द वर्ल्ड. प्लस उनकी प्राइसेस भी डिसाइड करने का काम इनके पास है वर्ल्ड लेवल पर. OPEC कंट्रीज हैव 12 मेंबर्स इनिशियली यहाँ 12 मेंबर्स थे, बाद में 10 और ऐड हुए और 22 टोटल OPEC प्लस बन जाता है, ठीक है. OPEC कंट्रीज में अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान. नो 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 नो, इंडिया एंड पाकिस्तान तो OPEC के मेंबर्स हो ही नहीं सकते. सी OPEC कंट्रीज में सिर्फ वही कंट्रीज होंगी जहां पर कहीं ना कहीं पेट्रोलियम निकलता है. फाइन, ऑयल एंड पेट्रोलियम जहां पर आपको निकलता है, जहां पर ऑयल एंड पेट्रोलियम की कुएं हैं जहां से पेट्रोलियम निकलता है. लेकिन आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा कोई भी हमारे पास रिसोर्स नहीं है, इस टाइप का मिनरल हमारे पास नहीं पाया जाता. दैट इज़ वाई हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है इवन. सो ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाता है. थर्ड वन इज आई थिंक अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो वी विल गो फॉर ऑप्शन ए हियर. फाइन, ये रहा OPEC प्लस के बारे में मैंने लिखा हुआ. 12 मेंबर्स थे इनिशियली, ये 12 मेंबर्स थे. इन्हें OPEC कहा जाता था, फिर ये OPEC प्लस हो गए, ठीक है. देखिए, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, ये सारी वो कंट्रीज है जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है सर. कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान एंड ओमान. OPEC 1960s में इस्टेब्लिश हुआ था. 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. फाइन, करंटली इट हैज़ 12 मेंबर्स. वेनेजुएला अभी करंटली इसका मेंबर नहीं है. वेनेजुएला ने यहाँ पे वेनेजुएला इसका मेंबर है. फाइन, सॉरी 12 में आ गया. करंटली 12 मेंबर्स हैं इसमें, प्लस अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया एंड UAE. सी यहाँ पर USA नहीं है. फाइन, अंगोला ने यहाँ टोटली विड्रॉ कर लिया था, 1 जनवरी 2024 को विड्रॉ कर लिया था और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है. वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. अंगोला ने 2024 जनवरी में विथड्रॉ कर लिया था, ये याद रखिएगा. तो
अंगोला के बारे में भी आप जान लीजिएगा। फाइन, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। यूपीएस और एनपीएस के बारे में बात करनी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या है, पेंशन स्कीम क्या है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे इसी बहाने। करेक्ट स्टेटमेंट का हमें पता करना है, ईच यूपीएस शेल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर द एनपीएस। बिल्कुल, देखो अभी पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर एनपीएस आया और अब यूपीएस आ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस आया, अब यूपीएस आ रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो भी एनपीएस के लिए एलिजिबल थे वो सभी यूपीएस के लिए एलिजिबल होंगे। बिल्कुल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि या तो वो एनपीएस को चूज करें या यूपीएस को चूज करें। पीएफआरडीए ऑब्वियसली मे इशू रेगुलेशंस फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द यूपीएस, बिल्कुल करेक्ट बात है। यूपीएस और एश्योर्ड पे आउट वुड नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑफ रेजिग्नेशन, बिल्कुल। बहुत डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर, फाइन, डी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में सारी जानकारी मैंने लिखी है, ठीक है, ये करेक्ट है, पीएफआरडीए सही है। यूपीएस आपको कब नहीं मिलेगा, वुड नॉट बी अवेलेबल अगर आपको रिमूव कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है या फिर आपने सर्विस से रिजाइन कर दिया है, तो ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। फाइन, अनलाइक द ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपीएस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, यूपीएस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर में है, यहां पर एम्प्लॉइज 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बेसिक सैलरी इन डीए का, और एम्प्लॉयर यहां पर 18.5% करेगा। यानी अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा यहां पर 10%, एम्प्लॉयर की बात करूं 18.5% यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। फाइन, ये यूपीएस की खास बात है। अगर आप अदर स्कीम्स में देखेंगे, जिससे अगर आप पीएफ के बारे में देखते हैं प्रोविडेंट फंड में, तो दोनों इक्वली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ। चलिए, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सीरीज़ को हम रेगुलर करेंगे और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।